जी जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, फाइनल अकाउंट हमारा टारगेट, और इसके अलावा आवाज़ नहीं आ रही। जी बच्चों, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? बेटा रीज्वाइन, इनको बेटा कोई और बच्चा लिख दे, रीज्वाइन करें। किधर से? जज़ाकल्लाहु खैर। तो एक बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर किस्म की जो असाइनमेंट है वो छोड़ दें, और आई कैप ने जो न्यू जो प्रैक्टिस मटेरियल इशू किया उसे करें। बहुत हैवी प्रैक्टिस मटेरियल आया, दैट इज नॉट एज सिंपल एज प्रीवियस वन। अब जैसे कहते हैं ना, ज़रा सही किस्म की टेस्टिंग उम्मीद है कि एग्जामिनर करेगा। पहले कदरे आसान चीज़ें थीं, अब कदरे मुश्किल वो कर देगा, क्योंकि उसने अपना प्रैक्टिस मटेरियल अगर हैवी कर लिया है तो ओबियसली वो क्वेश्चंस भी ज़रा से हैवी पूछना शुरू हो जाएगा। होप सो यू गॉट द पॉइंट। उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी बात की समझ लग गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आ रही है, चलें, गुड, दैट्स गुड थिंग। ले जी, हम पढ़ रहे थे फाइनल काउंट। कल भी हमने फाइनल काउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में देखा था कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से डाटा दिया गया हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके आपको सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सारी फिगर्स दी गई हैं। और उसके अंदर कल से हमने सीखना शुरू किया था कि प्लस माइनस की साइन किस तरीके से आप डील करेंगे। और मैंने जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया था उनको बता दूं कि डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। ये वाली कल साइंस मैंने बताई थी। डेबिट नेचर में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस, और क्रेडिट नेचर में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों का डर कल खत्म हो गया था, कम हो गया था विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अकाउंट। आज ये इंशाल्लाह मजीद कम हो जाएगा जब हम एक दो बातें और करेंगे। मैं सबसे पहले इन्वेंटरी की डिस्कशन
वो करना चाहूंगा कि इन्वेंट्री में किस तरीके से फाइनल काउंट में चीज पूछी जाती है और आपको क्या करना होता है। इन्वेंट्री में चूंकि सीडी होता है, कैरेट डाउन आपको मालूम करना होता है, चाहे आपका पीरियोडिक सिस्टम हो, चाहे आपका परपेचुअल सिस्टम हो। जो एग्जामिनर है वो जो सी भी कॉस्ट दी होती है, कॉस्ट, उसमें से एनआरवी की एडजस्टमेंट जितनी बनती है वो लेस करके हमें बताता है अक्सर औकात अपनी ऑप्शंस में, और आपका सीडी वर्कआउट हो जाता है। काम आपको दोनों चीजें करने पड़ेंगे। अगर ये वाला काम कर लिया जाए तो हमारे सारे मसले, पीरियोडिक सिस्टम हो, परपेचुअल सिस्टम हो, जोन सा मर्जी हो, ये वाले मसले हमारे हल हो जाते हैं। करना क्या है, कैसे होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है हमारी एस्टिमेटेड सेल प्राइस, उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, ये हम लेस करते हैं। CTS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट टू सेल, बेचने का खर्चा, और CTC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट टू कंप्लीट, ये इसके अंदर रिपेयर भी आ जाती है, कॉस्ट टू कंप्लीट या रिपेयर। दो तरीके से डाटा हमें मिल सकता है। एक डाटा हो सकता है कि हमें यूनिट्स मिले, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी मिले। अगर क्वांटिटी मिलेगी, जो कि ऐसे भी आ सकती है कि आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल की क्वांटिटी करनी पड़े और खुद मालूम करना पड़े, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आ जाएगी। अगर ऐसी सूरत हाल होगी, क्वांटिटी अवेलेबल हो, तो दूसरा काम आप करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट लेंगे, इसको एनआरवी पर यूनिट से कंपेयर करेंगे। एनआरवी हमारी वही वाला फार्मूला, एस्टिमेटेड कॉस्ट सेल प्राइस पर यूनिट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट टू कंप्लीट पर यूनिट। इन दोनों में से जो लोअर होगा, इस ई और इस बी में से जो लोअर होगा वो हम ले लेंगे एज अ रेट, और फिर इस क्वांटिटी को इस फाइनल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी और जो कॉस्ट हमें गिवन की होगी, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एनआरवी एडजस्टमेंट आ जाएगी हमारे पास। अगर हमें एनआरवी एडजस्टमेंट मालूम करना के लिए कहे। दूसरा तरीका कार, हमें टोटल कॉस्ट दे दी जाए, तो हम इन टोटल में से कोई डैमेज की कॉस्ट अगर दे दी है, से टोटल कॉस्ट 50,000 है, डैमेज की कॉस्ट 4,000 दे दी हुई है, गिवन है, तो बैलेंसिंग हमारी गुड की कॉस्ट आ जाएगी 46,000। अब इस टोटल को टोटल सेल प्राइस और टोटल कॉस्ट टू सेल एंड टोटल कॉस्ट टू कंप्लीट के जरिए हम टोटल एनआरवी मालूम करेंगे, और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी जो कि डी और ए, इन में से जो लोअर होगी ये हमारी वैल्यू बनेगी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की। हमने कल मार्कअप और मार्जिन की बात की थी कि मार्कअप और मार्जिन का फार्मूलाज कौन कौन से हैं, और बगैर 100 एज्यूम किए हम किस तरीके से आराम से दो वेरिएबल्स के जरिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक मार्कअप का फार्मूला, एक मार्जिन का फार्मूला, दो फार्मूलाज जस्ट हम अप्लाई करेंगे। एक फार्मूले में ऑन कॉस्ट है, तो ये जो ब्रैकेट अप्लाई होनी है, मल्टीप्लाई होनी है, ये कॉस्ट से होनी है, तो दूसरी साइड इक्वालिटी की वो सेल हो जाएगी, और कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो ये हमारा बन गया फार्मूला।
ऑन सेल अगर प्रॉफिट होगा तो सेल से मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट, दूसरी साइड हमारी होगी कॉस्ट की, सेल में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो ये हमारी हो गया मुकम्मल फार्मूला। 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में से 2 अवेलेबल होंगे तो तीसरा वेरिएबल आराम से मालूम हो सकता है। थोड़ा सा रिपीट कर दूं मैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्वांटिटी अगर अवेलेबल होगी, क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल करके भी मालूम करनी पड़ सकती है। इस क्वांटिटी को कॉस्ट पर यूनिट वर्सेस एनआरवी पर यूनिट में से जो लोअर होगा वो फाइंड करना है। एनआरवी आती है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट टू कंप्लीट। ये करेंगे तो हमारी एनआरवी बनेगी। कॉस्ट पर यूनिट जो हमारा बी कॉलम है, और जो हमारा ई कॉलम है एनआरवी, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो हमारा लोअर रेट बन जाएगा। इस लोअर रेट को, जो एफ नंबर कॉलम है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, क्वांटिटी इनटू रेट, तो हमारी एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी साइड पर टोटल कॉस्ट हो सकती है, इस टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। एज्यूमिंग के टोटल कॉस्ट 50,000 दी गई है, साथ डैमेज गुड के बारे में बताया कि उनकी कॉस्ट 4,000 है, तो 46,000 हमारी बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी। इसको एनआरवी से कंपेयर करेंगे, टोटल एनआरवी से जो लोअर होगी ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। इसके साथ इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पीरियोडिक सिस्टम की भी आपको आनी चाहिए, परपेचुअल सिस्टम की भी आपको आनी चाहिए। पहले जस्ट स्टॉक की एंट्रीज। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हमारी होती है पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, जबकि ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती परपेचुअल सिस्टम। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, इसको ईयर एंड एडजस्टमेंट भी बोल लेते हैं, जबकि परपेचुअल सिस्टम में कोई एंट्री नहीं होती परपेचुअल सिस्टम में। अब आपने चीजें की परचेज, जो चीजें परचेज करते हैं तो हमारे पास परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट हो सकता है, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट हो सकता है, परचेजेस डेबिट एडवांस क्रेडिट हो सकता है, एडवांस टू सप्लायर। जबकि परपेचुअल सिस्टम में परचेजेस की जगह पर इन्वेंट्री का लफ्ज आएगा, इन्वेंट्री डेबिट होगी, पेबल क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, या फिर एडवांस टू सप्लायर क्रेडिट हो जाएगा। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के हिसाब से बात करें तो ये आपकी कैश बुक में जाता है, कैश। पेबल आपका पेबल के लेजर्स में जाता है, जबकि अगर ये वाली एंट्री हो जाएगी एडवांस टू सप्लायर क्रेडिट हो रहा होगा तो ये फिर आपका जनरल जर्नल में चला जाएगा। परपेचुअल सिस्टम होगा तो भी इसी तरीके से होगा। इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट और इन्वेंट्री डेबिट एडवांस टू सप्लायर क्रेडिट हो सकता है। फ्रेट इनवर्ड, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैरेज इनवर्ड जिसको बोलते हैं, अगर हम पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे होते हैं तो इसका अलहदा से एक टी अकाउंट बनता है, कैरेज इनवर्ड डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। और फिर हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हुए, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए, सॉकी बनाते हुए, हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड
माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट रसीव्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यूं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हैं। तो कैरेज इनवर्ड अल्टीमेटली पार्ट परचेजेस का ही बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही पार्ट बनता है अल्टीमेटली, जब हम सॉक की बना रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे होते हैं। तो यही फ्रेट अगर हमारा परपेचुअल सिस्टम होता है तो फिर हम इसको इन्वेंट्री को ही डेबिट करते हैं। इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। सेटलमेंट डिस्काउंट पेएबल डेबिट, परचेजेस क्रेडिट भी हो सकता है, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अगर क्रेडिट होगा, अगर हमारा सेपरेट अकाउंट ऑफ डिस्काउंट मेंटेन हो रहा हो। अदरवाइज हम परचेजेस को ही क्रेडिट करके वहीं पर ही काम खत्म कर सकते हैं। अगर ये डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाएंगे तो फिर हमें ये चीज यहां पर से जाके लेस करनी है। इट इज नॉट एन अदर इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड, जबकि अगर परपेचुअल सिस्टम होगा हमारा तो फिर हमें क्या करना है, पेएबल डेबिट और क्रेडिट इन्वेंट्री को करना है, इन्वेंट्री को ही काम करना है परचेजेस के अगेंस्ट। जैसे परचेजेस क्रेडिट होगा तो उसके ऑपोजिट दूसरी साइड पर परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री नहीं क्रेडिट होना। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री विद रिस्पेक्ट टू परपेचुअल सिस्टम। रिटर्न टू सप्लायर, पेएबल डेबिट, कैश डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। जबकि जब परपेचुअल सिस्टम होगा तो वंस अगेन यहां पर इन्वेंट्री नहीं क्रेडिट होना है। परचेज हो, परचेज रिटर्न हो, डिस्काउंट अलाउड हो और डिस्काउंट रिसीव्ड हो, या फिर कैरेज इनवर्ड हो, सब के केसेस के अंदर ये जितनी चीजें हैं ये वाली, इन सब के अगेंस्ट परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंटरी यूज होना है। सो सिंपल इज दिस। परचेज के अगेंस्ट भी, कैरेज इनवर्ट के अगेंस्ट भी, परचेज रिटर्न के अगेंस्ट भी और डिस्काउंट रिसीव्ड के अगेंस्ट भी इन्वेंट्री का अकाउंट यूज होना है इन परपेचुअल सिस्टम। सेल जब हम करते हैं तो हमारा हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वंस अगेन जब हम सेल्स करते हैं तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, या फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट और सेल क्रेडिट हो सकता है। जबकि जब हम परपेचुअल सिस्टम में जाते हैं तो एक एडिशनल एंट्री होती है इसके अलावा, डेटर डेबिट या कैश डेबिट या एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। एक इसके साथ एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। ये वाली एंट्री सेल वैल्यू पर होती है, जबकि ये वाली एंट्री अपनी कॉस्ट पर होती है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर में भी इसी तरीके से दो एंट्रीज होती हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये यहां पर भी इतना हिस्सा तो सेम होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट और कैश क्रेडिट या रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन जब सेल्स रिटर्न होती है तो चीजें हमारे पास वापस आती हैं, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये हमारी एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट आपकी आती है लॉसेस से रिलेटेड एंट्रीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया।
लॉसेस। लॉसेस के दो हिस्से हैं। एबनॉर्मल लॉसेस अगर खास तौर पे हों तो दो हिस्से हैं उसके। एक है एबनॉर्मल लॉस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। और जब परपेचुअल सिस्टम होगा तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। जबकि अगर आपको एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो हमने इंश्योरेंस भी करवाई होती है, और अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आपको कुछ खर्चे में बचत हो जाती है। अब एबनॉर्मल लॉस डेबिट चाहे परचेजेस क्रेडिट हुआ हो, पीरियोडिक सिस्टम हो या फिर इन्वेंटरी क्रेडिट हुआ हो, हमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एबनॉर्मल लॉस के केस में 5,000 से एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। इंश्योरेंस रसीवेबल, इंश्योरेंस वालों से कुछ पैसे अगर एग्री हो जाते हैं तो 3,000 से इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, हमारे खर्चे में बचत हो जाएगी। इंश्योरेंस रिसीवेबल तो यूं हमारा लॉस कम हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कम चला जाएगा। इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके भी किया जा सकता है। मींस इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, आपका एबनॉर्मल लॉस आएगा बैलेंसिंग अमाउंट, इंश्योरेंस रिसीवेबल आ जाएगी कि 3,000 आई थी, और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी या फिर परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी 5,000 से। तो 2,000 हमारा बैलेंसिंग आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। तो इसको नेट ऑफ एंट्री भी पास की जा सकती है। इन्वेंट्री करें या परचेज करें एक ही बात है। ये हो गई एबनॉर्मल लॉस की कहानी इन डिटेल। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट, पीरियोडिक सिस्टम, और अगर परपेचुअल सिस्टम होगा ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट होगा। इसी अंदाज के ऊपर आपने फ्री सैंपल दे दिए या चैरिटी दे दी, तो जोन सा भी चीज है, आपने जोन सा भी काम किया है वो वाला एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा अगर हमारा पीरियोडिक सिस्टम है, और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा अगर हमारा पीरियोडिक सिस्टम है। ये सारी की सारी एंट्रीज कहीं ना कहीं पर हमारे फाइनल अकाउंट में भी काम आती हैं। इन्वेंट्री यूज टू कंस्ट्रक्ट नॉन करंट एसेट, अगर हमने इन्वेंट्री ही जैसे सीमेंट है और खुद ही हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो यूज कर लिया तो आपकी इन्वेंट्री ही क्रेडिट हो जाएगी या फिर परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी, और डेबिट आपका नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। नॉर्मल लॉस, पीरियोडिक सिस्टम कोई एंट्री नहीं, जबकि परपेचुअल सिस्टम में चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे एनआरवी एडजस्टमेंट हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स ने डेबिट होना है, इन्वेंट्री ने क्रेडिट होना है। एनआरवी एडजस्टमेंट आपकी कैलकुलेट होती है कॉस्ट माइनस एनआरवी का, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होती है एनआरवी एडजस्टमेंट। अगर पहले से ही एंट्री पास हो चुकी हुई है पीरियोडिक सिस्टम में या फिर एनआरवी एडजस्टमेंट भी हो चुकी है जो कि गलत हो गई है, और अब आपको मजीद कोई काम करना है तो दोनों में एक ही एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट सेम एंट्री ही होगी। जी बच्चों, एनी एक्स क्वेश्चन? एबनॉर्मल लॉस इज एक्सपेंस। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं
मैंने आप लोगों के साथ अभी इन्वेंट्री की सारी एंट्रीज जितनी होती हैं वो डिस्कस कर दी। इसके अलावा इन्वेंट्री के अंदर दो काम और होते हैं, मेथड होते हैं। दो सिस्टम्स के अंदर दो मेथड होते हैं, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और दूसरा एवरेज कॉस्ट। इन दोनों की भी कहानी थोड़ी सी डिस्कस कर देते हैं। एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक होता है एवरेज कॉस्ट। दो सिस्टम्स हैं हमारे, एक है पीरियोडिक और एक है परपेचुअल। ये जो फाइफो होता है इसके अंदर हमारे रिजल्ट्स सेम होते हैं, टोटली सेम। क्लोजिंग स्टॉक हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो, आपकी कोई भी रिजल्ट हो, ये पीरियोडिक सिस्टम का और परपेचुअल सिस्टम का बराबर होता है। जबकि एवरेज कॉस्ट में पीरियोडिक सिस्टम हो और परपेचुअल हो, डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, सेम रिजल्ट्स नहीं होते। इधर फाइफो हो तो सेम रिजल्ट्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यूज के अंदर मदद दे सकती है। अब पीरियोडिक सिस्टम हो तो हमें एक अदद फार्मूला यूज करना होता है। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो आती है क्वांटिटी इनटू रेट। ये जो रेट होता है एवरेज रेट, ये हम मालूम करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस परचेज की क्वांटिटी। ये लेकर हम एक एवरेज रेट निकालते हैं। उस एवरेज रेट के जरिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। जबकि जो हमारा परपेचुअल सिस्टम है, परपेचुअल सिस्टम परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट कार्ड बनाना मस्ट है, लाजमी है। इसके अलावा जो परपेचुअल सिस्टम होता है उसके अंदर इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है। ये बस हमें याद रखना है, चाहे फाइफो हो चाहे एफको हो, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है। तो और दूसरी चीज, कॉस्ट कार्ड बनाने के लिए आपके पास डेट वाइज डाटा होना जरूरी है। ले जी, एक सवाल आया है, फाइफो में प्रॉफिट क्यों ज्यादा होता है एफको से? मैंने कब कहा कि फाइफो में ज्यादा होता है? पूरी चीज बात करें, मुकम्मल बात करते हैं, एक छोटे से मिनट के अंदर समझाऊंगा। मिनट का एक हिस्से के अंदर इंशाल्लाह समझ लगेगी। सवाल ये है कि फाइफो में अगर प्राइसिंग राइजिंग हो तो प्रॉफिट क्यों ज्यादा होता है एफको से? इसको बड़ा आसान तरीका कार है ग्राफिकली समझाना। प्राइसेस राइज कर रही हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, इसका मतलब है यहां पर जाके ज्यादा वाली वैल्यू होगी फाइफो के तहत। जबकि एवरेज इसकी पूरी प्राइस को एवरेज कर देगा। ये आपकी हो गई एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा। अगली कहानी, हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होता है
तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। क्लोजिंग स्टॉक कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है। इट हैज डायरेक्ट रिलेशन। ये है इफ प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, जैसे इन्फ्लेशन होती है। जबकि अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं तो फिर ऐसे हमारी सिस्टम आएगा। फाइफो ये होगा और एवरेज ये जा रहा होगा। तो इस सूरत में कहानी उलट हो जाएगी। सो यू कैन इजीली रिलेट बोथ ऑफ दीज। और ये छोटी सी कहानी है इंक्रीज और डिक्रीज होने की। जी बेटा, समझ लग गई? जी जी, ये एक एमसीक्यू का आंसर है, बिल्कुल ऐसे ही है। और लॉजिक मैंने आपको बता दी है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। चलें, एक चीज और फीडबैक दें आप लोग। माशाल्लाह से अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कॉस्ट कार्ड बनाना तो सीखा होगा। कितने कॉलम होते हैं कॉस्ट कार्ड के? कितने कॉलम में आपने सीखा है? ये सारे मेरे अपने जाती स्टूडेंट्स बोल रहे हैं या कोई और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं? नौ और तीन बहुत सर, जाती स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को 9 कॉलम का तरीकाकार भी सिखाया हुआ है और 3 कॉलम का तरीकाकार भी सिखाया हुआ है। तो दोनों चीजें बताई हुई हैं कि दोनों तरीकों से आपको चीज का पता होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को 9 कॉलम का तरीकाकार सिखाया जाता है। मेरे अपने जाती स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं कुछ, और कुछ बाहर के भी बैठे हुए हैं। तो 3 कॉलम भी होते हैं और 9 कॉलम भी होते हैं। मैं इंशाल्लाह कोई एक आधा क्वेश्चन आज या कल में इंशाल्लाह आप लोगों को 9 कॉलम से 3 कॉलम पर आना करना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। जरूरत सिर्फ सिर्फ हमें एवरेज कॉस्ट मेथड में है। समहाउ पीरियोडिक सिस्टम, मैंने आपको एक चीज ये सिस्टम सारा बता दिया, जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर दी। अब 3 4 मैंने जस्ट आपको एक हिंट दिखाने हैं आई कैप के न्यू जो आया है हमारा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसका हिंट दिखाना है। तमाम की तमाम असाइनमेंट्स को क्या कर दें, साइडलाइन कर दें। मैंने जो बुक अपने बच्चों को दी हुई है उसको भी फिलहाल साइड पर कर दें। सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस अब दोबारा से करनी है, क्योंकि आप लोगों ने भी, मेरे अपने जाती स्टूडेंट्स ने भी ये वाली चीजें नहीं देखी। ये रिसेंटली एड अप हुआ है आई कैप की तरफ से। इसके अंदर अगर हम, ये चैप्टर 1 है, मैं इन्वेंट्री के चैप्टर पर जाऊं तो इन्वेंट्री का चैप्टर आ रहा है 7 नंबर चैप्टर, 97 नंबर पेज। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो काफी हैवी कर दिए गए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस बुक के जो एमसीक्यूज हैं। पहले बहुत आसानियां थी, अब जो क्वेश्चन है वो सही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। तो इन्वेंट्री की बात हो रही है तो हम थोड़े से इन्वेंट्री के चंद एक सवाल देखेंगे
और बाकी जो सवाल हैं वो जोन जोन सा चैप्टर साथ साथ डिस्कस होता जाएगा, फाइनल काउंट के पैरेलल एक एक चैप्टर डिस्कस होता जाएगा, जैसे अभी इन्वेंट्री डिस्कस हुई है। ये आ गई इन्वेंट्री, पीछे चली गई कहीं पे। ले जी, एक 10 नंबर सवाल, बड़ा मजेदार सवाल। कहता है जी, शौकत मेंटेन्स परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ओके, एंड एज एट 1 मार्च 22 इन्वेंट्री बैलेंस वाज 1,20,000, goods valued at 253 were purchased and goods valued at 8,000 were returned. Total sales accounted for the month was 285,220. Total sales accounted for the month was 285,250, which includes sales of 35,250 made to special customers at a discount of 4% on normal sale price. Wow, beautiful, beautiful adjustment. Shaukat normally sells goods at 25% markup. Goods at sale value of 10,000 were totally damaged and 60% was recovered from insurance company as compensation. Wow. 10,000 की गुड्स टोटली डैमेज है और 60% रिकवरी होगी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज कंपनसेशन। व्हाट शैल बी द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री एज एट 31 मार्च 22? अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। अब यहां पर परपेचुअल सिस्टम है, कुछ नहीं बताया गया, फाइफो है, एफको है, मींस कॉस्ट कार्ड की कहानी नहीं है। इट मींस ये कहानी है इन्वेंट्री के अकाउंट बनाने की। इन्वेंट्री का अकाउंट बीडी हमारे पास आ रहा है 120। परचेजेस हमने की हैं 253 की। इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट 253। 8 की रिटर्न हुई है। इन्वेंट्री क्रेडिट पेएबल डेबिट, यह आपकी परचेज रिटर्न हो गई 8 की। वी हैव टू वर्क आउट द सीडी, ये हमारे पास हमें कहा गया है। दिस इज द क्वेश्चन। अब यहां पर एक एंट्री आती होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, ये हमें फाइंड करनी है, जो कि हमें नहीं दी गई है। और दूसरी चीज यहां पर कहा गया है, गुड्स एट सेल वैल्यू ऑफ 10,000 वर टोटली डैमेज्ड एंड 60% वाज रिकवर्ड। ये टोटली डैमेज हो गई हैं, इट मींस 10,000 की सेल वैल्यू की आपको चाहिए कॉस्ट, जो कि कह लें एबनॉर्मल लॉस हो गया आपको, एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब सेल वैल्यू से पहुंचना है कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। आपने देखा 25% मार्कअप है, मार्कअप का फार्मूला सी से शुरू होगा, 1+R, दूसरी साइड पर एस होगा, ये चीज आ गई। सेल वैल्यू दी हुई है, हमें कॉस्ट चाहिए, तो सेल को डिवाइड कर दो 1+R से। एक दफा 10,000 जो दिया गया है 10 लिखते हैं हम ₹1000 में। 10 को डिवाइड कर दो 1.25 से, तो एक वैल्यू आएगी। इसके अलावा दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए, यहां पर 2-3 सिचुएशंस हैं। ओहो, 285,250 में शामिल है 35,250। इसका मतलब है
35,250 की एक सेल है और 2,50,000 की एक सेल है। ये वाली तो नॉर्मल सेल है, डिवाइड बाय 1.25 हो जाएगा। और 35,250 की डिस्काउंटेड सेल प्राइस है। अब ये डिस्काउंटेड सेल प्राइस कैसे निकलेगी? डिस्काउंटेड सेल प्राइस, किसी भी वैल्यू को कम करना हो तो एक फार्मूला है, आफ्टर डेक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डेक्रीज इनटू 1 माइनस आर। बिफोर डिक्रीज मींस नॉर्मल सेल प्राइस, उसको कम कर कर हमें दिया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है इसकी नॉर्मल सेल प्राइस मालूम करो, फिर वहां से रिवर्स बैक पहुंचेंगे कॉस्ट पर। हमें डिस्काउंटेड सेल प्राइस दी हुई है 35,250, हमें नॉर्मल सेल प्राइस चाहिए और 6% हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। तो जो नॉर्मल सेल प्राइस आएगा दो 1 माइनस 0.06 0.94 से। जी वैल्यूज बताएंगे आप लोग? 10 को तकसीम कर दें 1.25 से, 10 तकसीम 1.25, 8 आ गया। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू तो 8 होगी। और 35,250 के जरिए हमने पहले मालूम करना है पहला स्टेप, डिवाइड बाय 0.94। ये हमारी इसकी ओरिजिनल सेल प्राइस आई 37,500। ये 37,500 35,250 की जगह 37,500 को 1.25 से तकसीम करेंगे तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी डिवाइडेड बाय 1.25, मीन्स 30,000 इसकी कॉस्ट आई एक। और 250 को तकसीम 1.25 करते हैं, 200 इसकी आई। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी 230 है, 230 है, 230। ये आपने फाइंड की। और फिर कहीं पे जाके आपको क्या होना है, मिलना है सीडी। कल मॉर्निंग की भी नहीं ले रहा, इवनिंग की भी नहीं ले रहा। ठीक ठीक, ओके ओके। बच्चों कौन सी डिस्कशन में पढ़ गए हो? कौन सी डिस्कशन में पढ़ गए हो?
पहले पीआरसी कर लें, उसके बाद एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, टेंशन ना लें। मेरे जो बैचेस प्लान हुए हुए हैं, वो एक प्री बैच है, एक उसके बाद 2 महीने बाद जो आपका मई में जो पेपर जाने हैं जिस बच्चों के, वहां पर भी एक अदद बैच अवेलेबल है, फुल फ्लैच। लिहाजा टेंशन नहीं लेनी है। आ जाना, आपको वहां पे भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ा देंगे इंशाल्लाह लजीज। ठीक है जी। लिहाजा शेरा जो है ना, वो शानदार मोबाइल बेचते हैं और खरीदते हैं। अभी पीआरसी के ऊपर तवज्जो दे लें। 127 आ गया जी, आंसर दे दिया है बेटी ने कि 127 आपका क्लोजिंग आ गया। अब आप ये वाला लेवल चेक कर लें क्वेश्चंस का, और अब आपको क्या करें, अभी से ही सारी चीजें छोड़ के, इंक्लूडिंग माई बुक छोड़कर, इसको सबसे पहले क्लियर करना है, सबसे पहले इन चीजों को देखना है। क्योंकि जो लेवल पहले था उससे कहीं ज्यादा किया गया, थ्योरी के सवाल तो हैं, ये वाली चीजें भी आपको करवाई हुई हैं, आफ्टर डिस्काउंट, बिफोर डिस्काउंट, लेकिन एक रिलेशनशिप पता चलता है कि एग्जामिनर अब क्या चाह रहा है आपसे। आसान वाले भी हैं, ये नहीं है कि मुश्किल वाले ही नहीं है, मैं पहला ही मुश्किल चूज किया सी। डबल एंट्री फॉर लॉस ऑफ स्टॉक 80,000, over 70% was recovered in cash from insurance company under perpetual system shall be। डबल एंट्री क्या होगी, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की। डबल एंट्री 80,000 का लॉस हुआ है, इन्वेंट्री क्रेडिट होगी 80,000 से। सिस्टम है परपेचुअल, इन्वेंट्री क्रेडिट ढूंढना है। इन्वेंट्री क्रेडिट कहां पर हो रही है, 80,000 से। इन्वेंट्री क्रेडिट 80,000 से एक ही आ रही है, ये वाली, यही वाला ऑप्शन सही होगा। चेक करें बगैर चीज देखे। 70,000 रिकवर हुआ है कैश में, तो 80,000 का 70% कैश होगा, बैलेंसिंग अमाउंट आपकी अब नॉर्मल लॉस होगी। ये आसान काम हो गया, कितनी जल्दी हो गया सवाल। बेटा ये ऐड कब हुए हैं, ये बहुत बिल्कुल रिसेंटली कह लें ऐड हुए हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको ऐड हुए। 2024 में ही ऐड हुए हैं। मजे की बात ये है, मैंने कल दिखाया था कि 2024 में ये ऐड हुए हैं। अब किस डेट को उसने 2024 की ऐड की है, मार्च की कौन सी डेट पर, वो मुझे नहीं पता, या फरवरी के एंड पर कहीं पे हुई होगी। हाँ, पेपर मुश्किल आने के चांसेस हो भी सकते हैं। मैंने बात को एक बहुत मुश्किल का एमसीक्यू करवा दिया, एक बहुत आसान एमसीक्यू करवा दिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट in relation to cost formula specified in IS2? Inventory calculated under FCO method shall always be same under perpetual and periodic। नहीं नहीं, ये तो गलत है। Inventory calculated under FIFO method shall always be same under perpetual and inventory period। yes, ये सेम है, ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, बार बार बोला हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। तो ऐसे भी एमसीक्यू होते हैं, परेशान नहीं होना। मैं बस ये आखिरी एमसीक्यू डिस्कस करने लगा हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, मैंने फाइनल काउंट की तरफ मूव करना है। मैंने जितनी डिस्कशन की है आज, मैं जितने 20 एक एमसीक्यू 20 एक क्वेश्चन है, मेरी कोशिश है मैं उससे रिलेटेड फाइनल काउंट की जो एडजस्टमेंट्स हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड, वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दूं, ताकि आपका एक एरिया जो है बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और उसको हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्लस माइनस भी कैसे होना है।
एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 3 इन्वेंट्री आइटम्स वर वैल्यूड, 3 इन्वेंट्री आइटम्स जो हैं वो वैल्यूड हुई हैं, एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। ओके, आइटम टू आइटम हमने इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है, इज गिवन बिलो। आइटम ABC कॉस्ट ये दी गई है, सेल प्राइस 10% मार्कअप, सेल प्राइस 5% मार्जिन, सेल प्राइस 16,300, कमीशन 6%, 6%, सेल्स की एक्सपेंसेस 2,000। अब बड़ा सादा सा काम है, आपने वही वाला फॉर्मेट बनाना है, कॉस्ट NRV, NRV इज इक्वल टू सेल प्राइस, जो कि अब मार्कअप या मार्जिन के जरिए आएगी, और कमीशन 6% होगी। 6% अब ऑफ व्हाट, सेल किया जा रहा है तो सेल्स प्राइस की 6% कमीशन होगी। अब ये मार्कअप का फार्मूला, एक मार्जिन का फार्मूला। मार्कअप का फार्मूला होता है कॉस्ट के ऊपर बेस 1 प्लस आर इज इक्वल टू एस, ये आपका आ गया मार्कअप का फार्मूला। और मार्जिन का फार्मूला होता है एस के ऊपर 1 माइनस आर इज इक्वल टू सी, ये मार्जिन का फार्मूला हो गया। अब कॉस्ट से जंप इन करना है सेल प्राइस पर, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कॉस्ट इंटू 20 इंटू 1.1 यानी कि 22 हो जाएगी सेल प्राइस। सेल प्राइस के ऊपर 6% कमीशन ले लेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। लिहाजा परेशानी वाली बात कोई नहीं है, इसका मैं जस्ट आंसर जाकर आपको दिखा देता हूं वर्किंग। ये आ गई जी, कॉस्ट 22,000 सेल प्राइस, कॉस्ट टू सेल 22,000 का 6% आना चाहिए, 22 का 0.06, 1.32, 1,320, यह आपकी आ गई कॉस्ट टू सेल। NRV आपकी ये आ जाएगी लोअर, 20,000 हो जाएगी, ये इन्वेंट्री की वैल्यू। इस तरीके से आप सारे का सारा काम कर देंगे। तो कोई कोई MCQ मुश्किल होगा और ज्यादातर आसान ही होंगे। अब हम आते हैं फाइनल काउंट की कहानी पर। यस, सारी MCQs वाला PDF ग्रुप में सेंड कर दें। ओके जी, MCQ वाला भी आज शेयर कर दूंगा, और जो फाइनल काउंट का जो मैंने कल भी काम करवाया था और जो आज भी करवाया है वो भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, नो टेंशन। ठीक है जी। अब मैं सिर्फ सिर्फ बाकी मैं चंद बंदों को भेज दूंगा और मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी शेयर करवा दूंगा, कोशिश ये करूंगा इंशाल्लाह। सर जी सी, ओके, ओके डन हो गया जी। हाँ, ग्रुप का नाम आपने बता दिया है, दैट्स वाई अब मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कोई और भी ग्रुप का नाम बताना चाहे तो बता सकते हैं। ये कौन से वाले हैं जो उनसे टीचर का आपने नाम लिया है? वो भी लगता है ऐसी ऐसी कैप वो पहनते होंगे, इकोनॉमिक्स के। ओके, ओके जी, ओके, लेट्स स्टार्ट। बातें कम करते हैं और टाइम हमारे पास कम है। आपके पास कम है, मेरे पास तो है खैर। बेटा किस किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं? हर किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने अपनी बुक में थेरी, हर थेरी के नीचे बहुत सारे MCQs बनाए हुए हैं, मैं वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। और ये वाले MCQs जो हैं, ये जो नए ऐड हुए हैं, ये इसका मतलब एग्जामिनर कम से कम इस तरीके के तो चाह रहा है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बोला है, जनाब जो जहां जहां पर भी जितने जितने भी MCQs कर लिए हैं वो भी करते रहें, लेकिन साथ ये भी करें।
हाँ, जिंदगी का कोई पता नहीं है, टाइम सबके पास कम ही है, ये इस मामले में तो कोई वो दो राय नहीं है। वैसे अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो पेपरों के नजदीक जो है वो टाइम आपका कम है। मेरे पेपर तो पास हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत वाला पेपर सबका बाकी है। अल्लाह ताला हम सबको उसमें भी कामयाब फरमाए, और दीन इस्लाम पर दुनिया में चलने की तौफीक दे, और रिज़्क़ हलाल वसी नसीब फरमाए। बेटा मैं तो पहले दिन मैं तो अपने स्टूडेंट्स को पहले ही दिखाता था बेटा, जो असाइनमेंट करते हैं ना वो कुछ रट्टे लगाने की कोशिश करते हैं कि शायद इसमें से सवाल आते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि ये जो असाइनमेंट्स है ना, ये भी एक फेलियर का बहुत बड़ा जरिया हो सकती हैं, क्योंकि दिखने में सेम क्वेश्चन होते हैं लेकिन आंसर फर्क होते हैं। तो मैंने तो कई अपने क्वेश्चन क्लास पढ़ाते हुए बच्चों के सामने क्रिएट किए हैं कि ये लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब आंसर जरा सी माइनस ही चेंज करके, एक वर्ड चेंज करके आंसर कहीं का कहीं निकल जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है एसेट, और एक लिखा हुआ है नेट एसेट। दोनों का फर्क पता है आपको? एसेट क्या होता है और नेट एसेट क्या होता है? क्वेश्चन कहीं का कहीं चला जाएगा। छोटी सी एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब ये असाइनमेंट की वजह से ही तो अटेम्प्ट लगी है सर। तो एक एसेट है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट सारे इकट्ठे करके, ये है एसेट्स। और नेट एसेट है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, यानी कि इक्विटी। कैपिटल भी नहीं वर्ड बोलना, इक्विटी लफ्ज बोलना है। ठीक, असल वर्ड है इक्विटी। कैपिटल इक्विटी का एक जस्ट एक पार्ट है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल अकाउंट। अब आप लोग बहुत सारे फाइनल काउंट में भी टी काउंट वगैरह करते रहे, तो उसने भी एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट की हुई है, और आपको बहुत सारे बच्चों को प्लस माइनस की साइंस का नहीं पता, उसको डील कैसे करना है। स्नैप सेंड कर लूं? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? चलें, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ न्यू एडेड फाइनल काउंट। ये जैसे ये वाले क्वेश्चंस पहले बड़े कम थे, मैंने तो काफी अपनी बुक के अंदर एडिट किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? कंपैरेटिव फिगर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज। यस, डिस्क्लोज होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश पोजीशन ऑन फेयर बेसिस। यस, फेयर बेसिस पे होनी चाहिए सब कुछ। ट्रू एंड फेयर व्यू बच्चों, ट्रू एंड फेयर व्यू जो थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई थी। अच्छा जी, ये फाइनल काउंट का आया है। अभी एमसीक्यूज गुजर रहे हैं, हमें फाइनल काउंट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है।
ले जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें अगर हम देखें तो परचेजेस नजर आ गई है स्टार्ट में। इट मींस ये सिस्टम पीरियोडिक सिस्टम है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक एज एट 31 दिसंबर 2022 वाज 5,000 while the NRV was 6,000। तो कॉस्ट 5,000 है, क्लोजिंग स्टॉक हम इसका 5,000 ले लेंगे। अभी मेरा टारगेट जस्ट है इन्वेंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसकी एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो रही है क्रेडिट। इसकी नेचर डेबिट है, इसकी नेचर भी डेबिट है। डेबिट में डेबिट ऐड होता है और डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है। इट मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स की लाइन आइटम में क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे और स्टॉक की लाइन आइटम में स्टॉक को ऐड कर देंगे। और स्टॉक कौन से वाला लेंगे? 5,000 लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पे चूज एन आइटम। चूज एन आइटम में यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें इसके आंसर पे जब जाएंगे तो फिर हमें 5,000 मिलेगा। एक तो आंसर बड़ी दूर दूर है, साथ साथ होते तो आसानी होनी थी। ये आ गया। तो 5,000 क्लोजिंग स्टॉक है, ये वाला 5,000 ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है। और स्टॉक बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जो स्टॉक है ये डेबिट हो रहा है, ये प्लस हो गया। ये जो ही आपने सेलेक्ट किया आपका 1 मार्क्स यहां पर हो गया। और यहां पर मुकम्मल जब आप सही सेलेक्ट करेंगे तो 2.5 मार्क्स आपके होंगे। कॉस्टो से जब मुकम्मल सही सिलेक्ट करेंगे, इसमें 4,000 ओपनिंग स्टॉक होगा, 90,000 आपका परचेजेस होगी और 5,000 चांसेस है परचेज रिटर्न के होंगे। जब आप ट्रायल बैलेंस को पुट इन करेंगे, पहला स्टेप ट्रायल बैलेंस को पुट इन करना होता है, वो जब आप करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ये 3 चीजें इस तरीके से डील हो जाएंगी। ये क्वेश्चन परचेजेस 90,000, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक 4,000, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेज रिटर्न यहाँ पर नहीं, परचेज रिटर्न नहीं है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है 5,000। तो ये 3 चीजें आ रही थी, हमने ये वाली ट्रायल बैलेंस से लिखी और एक ही सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट थी। बाकी सारी की सारी 1, 2, 3, ये 3 चीजें आपने ट्रायल बैलेंस से देख के लिखी। एक एडजस्टमेंट और एक एडजस्टमेंट करने के बाद 2.5 मार्क्स आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स के हो गए। मीन्स कह सकते हैं हर एक चीज के 1, 2, 3 ट्रायल बैलेंस वाली चीज की पोस्टिंग के कह लें मार्क्स हो गए आपके आधा आधा, और 1 मार्क्स हो गया एडजस्टमेंट करने का। बल्कि एडजस्टमेंट के 2 मार्क्स, एक स्टॉक में लिखने का और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखने का। तो ये हो गई पहले सवाल में जो कि आसान सी एडजस्टमेंट थी। दूसरे सवाल में देखते हैं, ये तो बहुत आसान है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ये नहीं डिस्कस करते। तीसरे सवाल पर आते हैं। यस, तीसरा सवाल कुछ कदरे बेहतर लग रहा है दिखने में, हल्का सा। सबसे पहले देखना है सिस्टम कौन सा, पीरियोडिक या परपेचुअल। कैरेज इनवर्ड नजर आया है, इसका मतलब ये है कि परचेजेस साथ मौजूद होंगी। परचेजेस पीरियोडिक सिस्टम।
आपने डिफाइन कर लिया कि सिस्टम क्या है, पीरियोडिक। आपको परचेजेस नजर आई। कॉस्ट ऑफ स्टॉक एज एट 31 दिसंबर 22 वाज 12,000। इट इंक्लूड्स सम डैमेज स्टॉक कॉस्टिंग 4,000। ये जो इंक्लूड्स लिखा होता है इसका मतलब है कुछ ना कुछ मसला है। विच कैन बी सोल्ड फॉर 3,000 ओनली। अब एनआरवी एडजस्टमेंट सिर्फ 4,000 से 3,000 पर गिराने के ऊपर है। 1,000 की एनआरवी एडजस्टमेंट होगी, इट मींस 11,000 का स्टॉक होगा। दूसरा तरीका कार कॉस्ट है। कॉस्ट टोटल आपको 12,000 दी हुई है, 4,000 उसमें से एक चीज की कॉस्ट है जो कि डैमेज है, और बैलेंसिंग होगी आपका 8,000 जो कि गुड्स है। एनआरवी इसकी 3,000 है, दूसरे की जरूरत नहीं है। लोअर 3,000, ये 8,000, 11,000 स्टॉक, 12,000 से 11,000 के ऊपर गिराने के लिए 1,000 लेस करेंगे। अब एग्जामिनर अक्सर औकात जो ऑप्शंस दे रहा है वो दे रहा है कॉस्ट स्टॉक के अंदर जो स्टॉक लिखता है वो लिखता है कॉस्ट माइनस एनआरवी एडजस्टमेंट। चाहे आपका पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल सिस्टम, वो इसी तरीके से कर रहा है, 11,000 पे इस तरीके से लेकर आ रहा है। तो अगर मुझे 11,000 खाली नजर आ जाए तो भी ठीक है, अगर मुझे इस तरीके से एडजस्टमेंट होकर मिल रहा है तो भी ठीक है। आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि ठीक क्या है। अब स्टॉक ये है, एंट्री इसका मतलब है मेरी होगी स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। डेबिट में डेबिट ऐड होता है और डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है। अब इसके अंदर ट्रायल बैलेंस वाली एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस वाली एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड करेंगी। वेजेस एंड सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, डेटर एंड क्रेडिटर। अब डेटर एंड क्रेडिटर एक ही लाइन आइटम में है, तो डेबिट वाले डेटर होंगे, क्रेडिट वाले क्रेडिटर होंगे। कैरेज इनवर्ड, यस, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है। वैन, प्लांट, मशीनरी, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जानी है, ऐड अप होना है। क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जानी है, प्लस होना है, ये भी प्लस होना है। इंटरेस्ट, कैरेज आउटवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, ये भी ऐड अप होना है। और जो हमने 11,000 निकाला है वो रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, चीजें वापस गई, ये लेस होना है, ये भी जाना है, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स होनी। तो 1, 2, 3 और 4 लाइन आइटम्स हैं जो ट्रायल बैलेंस से कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही हैं, और एक आएगी एंट्री। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स के मार्क्स बनेंगे 3, आधा आधा मार्क्स ट्रायल बैलेंस वाला और एक मार्क्स एडजस्टमेंट का। तो टोटल हो गए 3 मार्क्स, और एक मार्क्स हो जाएगा स्टॉक लिखने का। लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 3। ये तो 20 नंबर सवाल आ गया लगता है। एक नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल। ले जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस 11,000 क्लोजिंग स्टॉक। 2.5 मार्क्स दिए जी इसने। और स्टॉक 12,000 माइनस 1,000, 11,000। यानी कि वो क्या कर रहा है, कॉस्ट में से एनआरवी एडजस्टमेंट वाली वैल्यू को लेस करता होता है। चाहे आपका सिस्टम परपेचुअल हो चाहे पीरियोडिक हो, वो एक लाइन आइटम इस तरीके से देता है।
जी बच्चों। शारदा ना ही बस वसीम अकरम है। सर ने एक भी मैच नहीं देखा है। पहले तो कभी हाइलाइट्स देख लिया करते थे, इस दफा तो शायद एक आधे मैच की शायद हाइलाइट कोई देखी हो। वो हाइलाइट्स भी नहीं देखी। लें जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगले सवाल में किस किस्म की एडजस्टमेंट दी है। अगले सवाल की एडजस्टमेंट बहुत आसान है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बस इतनी सी है, कहानी खत्म हो गई, मैंने नहीं डिस्कस करनी। उससे अगले सवाल की एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वास, ये भी आसान सी है, ये भी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। ये भी बिल्कुल उस जैसी है और सिस्टम हमारा पीरियोडिक ही है, तो ये भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये भी डिस्कस हो गई है। इसका मतलब है जो मैंने सवाल बच्चों को दिए वो इससे औखे वाली एडजस्टमेंट्स वाली हैं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 50,000 एंड इंक्लूडेड स्टॉक हैविंग कॉस्ट ऑफ 8,000 विच कैन बी सोल्ड एट 5,000, तो 3,000 की सिर्फ एडजस्टमेंट हो जाएगी, लेस हो जाएगा। कॉस्ट 8,000 है, एनआरवी उसकी 5,000 है, तो 8 में से 5 गए, बाकी 3 बच गए। 3,000 लेस कर देंगे 50 में से। ये आपका तरीकाकार, 50,000 में से 3,000 बस लेस कर देंगे, ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई पूरी की पूरी कहानी, ये भी नहीं जरूरत है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, कोई जरूरत नहीं है जी। इन्वेंट्री की कॉस्ट बता दी है, ये भी कोई जरूरत नहीं है। ले जी, ये परपेचुअल सिस्टम लग रहा। कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ 650। दूसरी चीज आपको दी हुई है कैपिटल ड्राइंग प्लांट मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रेंट सैलरीज अदर पेबल कैश इन हैंड डिस्काउंट लाउड क्रेडिटर स्टॉक। अब यहाँ पर आपको दो चीजें दी हुई हैं, यहां से पता चल रहा है कि ये आपका सिस्टम कौन सा हो गया, परपेचुअल सिस्टम। अब परपेचुअल सिस्टम है और कहा एनआरवी ऑफ द स्टॉक एट ईयर एंड वाज दिस, 22,900 वाली चीज को 20,800 पर गिराना है। तो इसका मतलब एनआरवी एडजस्टमेंट सीधी सीधी सी है, 22,900 माइनस 20,800। अब आपकी एंट्री होगी 2100 के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, 2100। आपके पास दो लाइन आइटम्स आ रही हैं, 650, 650 में से ये माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डेबिट में, डेबिट ऐड होता है 2100, और इस डेबिट में से क्रेडिट हो जाएगा 2100। ये आपकी लाइन आइटम्स आंसर बनेगा जो आपने सिलेक्ट करने होंगे। ऑब्वियसली कोई और भी एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन कम से कम 2100 ऐड होगा यहां पर और यहां पर से लेस होगा। 11 नंबर सवाल। लें जी बच्चों जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स और स्टॉक। स्टॉक आ गया, 20,800 डायरेक्टली लिख दिया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अगली चीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या किया उसने, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये 2100 ऐड किया हुआ है। ऑब्वियसली कि एक आदि कोई और एडजस्टमेंट भी होगी 25,500 की। समहाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, बेहतर तरीकाकार तो ये होता कि वो कॉस्ट ही लिख देता है यहाँ पर,
इन्वेंट्री की वैल्यू लिखता, उसमें से लेस करता। समझाओ, अगर उस तरीके से दिया होगा तो उस तरीके से लिख देंगे। अल्टीमेटली 20,800 आना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो बेटा आपकी आ सकती है कौन से वाले सवाल में? कोई मुश्किल सवाल नहीं आ रहा, बड़ा आसान सा सवाल आ रहा है। मेरा ख्याल है उसने जो क्वेश्चन बना दिए हैं वो डिफिकल्टी लेवल आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएगा। 11 नंबर सवाल के बाद कुछ अब सवालों में कुछ थोड़ा सा मुझे नजर आया, शुरू हुआ है कोई मजेदार सवाल। 12 नंबर से सवाल मजेदार शुरू हुए लगते हैं। और नॉर्मली पहली एडजस्टमेंट ही होती है इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट। ले जी, अब मजा आएगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 5 लाख है। पहले तो देख रहे हैं सिस्टम परपेचुअल या पीरियोडिक। आपको चीजें इन्वेंट्री नजर आई है 840। दूसरी आपको परचेजेस नजर आ गई है, इट मींस पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम, ये गया सिस्टम साइड पे। कॉस्ट 5 लाख है, ऊपर ₹1000 में है, ये ₹1000 में डाटा, और ये रुपीज में है। इसका मतलब है 3 सिफर इसके आपने खुद साइड पे करने। इसमें से 75% ऑफ इन्वेंट्री है जो कि अच्छी कंडीशन में है, जबकि रिमेनिंग इन्वेंट्री कुछ थोड़ी सी डैमेज है, और ये बेची जा सकती है 60% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस के। नॉर्मल सेल प्राइस जो वर्कआउट होती है वो वर्कआउट होती है मार्कअप मार्जिन अप्लाई करके, कॉस्ट प्लस 20% लगा के। उफ, उफ, गुड आइडिया। तो बड़ा आसान सा तरीका कार है, फॉर्मेट बनाना है आपने, कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करना है। कोई उसने हमें सेलिंग कॉस्ट वगैरह ये नहीं दी हुई, उसने कहा 5 लाख है, 5 लाख का 75% अच्छी कंडीशन में है। ओके, गुड जो और डैमेज। है ना ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਆਧਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ 75% गुड है। 75% इन्वेंट्री क्या है, गुड कंडीशन में है। तो 500 का 75%, 375 और 125। एनआरवी इसकी तो होगी ज्यादा ही, इसका तो मसला है ही नहीं। इसका तो कॉस्ट जो लॉयर है वो 375 ही आ जाएगी। कहता है कि जो डैमेज है ये सेल आउट हो सकते हैं 60% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस। तो सबसे पहले तो नॉर्मल सेल प्राइस निकालो, उसका 0.60 ले लीजिएगा। कॉस्ट प्लस 20% मार्कअप है। कॉस्ट प्लस कहते हैं मार्कअप को। मार्कअप का फार्मूला है C × 1 + R, दूसरी साइड पर S। तो आपको सेल प्राइस ही मालूम करनी है। 125 कॉस्ट है, 1 + 0.2, 125 × 1.2, 150। 150 का इसका मतलब है 60%, 15 छिका 90, यानी कि लोअर 90 हो जाएगा। और ये आपकी आ गई क्लोजिंग स्टॉक 375 जमा 90, 465। ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी। 500 को 465 पर गिराना है, इसका मतलब है 35 वैल्यू को लेस करना है। ये क्वेश्चन है जी हमारा 12 नंबर। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कहानी 465 से लेस की हुई है। ये एक कहानी देखनी पड़ेगी कि ये क्या कहानी की है इसने।
अच्छा सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक 465 ही तो बन रहा था, यही तो लेस करना था। कॉस्ट ऑफ सेल्स, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अब ये 465 आया, उसने वंस अगेन इन्वेंट्री पीरियोडिक सिस्टम के अंदर एक उल्टी काम करके देता है। हालांकि पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डायरेक्ट लिख देनी चाहिए, लेकिन यहां पर कॉस्ट में से एनआरवीएल एडजस्टमेंट वाली बात करता है, और जो परपेचुअल सिस्टम उसमें डायरेक्टली लिखे जा रहा है। तो समहाउ वी हैव टू ऑप्ट फॉर दैट। 465 जैसे भी आए, हमें पहले कैलकुलेशंस करनी है, बाद में ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा वहां पर आपके पास 3-4 ऑप्शंस दी गई होंगी, तो ये तो हमारे लिए आधे से ज्यादा काम तो उसने कर कर दिया हुआ है। बिस्मिल्लाह पढ़ें और आंखें बंद करें और चलो जी, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट हो। लॉजिकल चलना है आपने। कॉस्ट गिवन की हुई है, उसमें से एनआरवी के लिए वैल्यू लेस होनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आधे से ज्यादा काम मौजूद है। रिवर्स बैक वर्किंग भी समटाइम्स आसानी से हो सकती है अगर कहीं पे मुश्किल एडजस्टमेंट आ जाए आपको तो। कहीं पे ना समझ लगे तो एमसीक्यूज में तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, आंखें बंद करके सेलेक्ट करें। जिधर लिखा जाए, जिधर रखा जाए कहानी वहां पे खत्म कर दे। 15 नंबर सवाल में फिर से बहुत आसान सी एडजस्टमेंट है। 14 नंबर सवाल में कैसी थी? इसमें दिए ही नहीं होगा। ये क्या किया हुआ इसने, एक मिनट। ट्रायल बैलेंस, रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है जी, और स्टॉक दिया हुआ है। मीन्स परपेचुअल सिस्टम है, और यहाँ पर उसने सिर्फ सिर्फ डेप्रिसिएशन की कहानी की हुई है, स्टॉक दिया ही नहीं हुआ। इसमें बहुत आसान सी एडजस्टमेंट है, जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। 16 नंबर, ये अच्छा लग रहा है जी। थोड़ी सी एडजस्टमेंट, फाइनल काउंट में एडजस्टमेंट उतनी मुश्किल नहीं होती है, आसान आसान सी एडजस्टमेंट्स ही हैं। इन्वेंट्री मौजूद है जी, और साथ आपके मौजूद है सेल्स, अदर इनकम, एक्यूमुलेटेड ड्राइंग्स, रिपेयर, कमीशन, सैलरीज, रिटर्न, परचेजेस, मींस पीरियोडिक सिस्टम। ये बहुत जरूरी चीज है इन्वेंट्री के अंदर के लिए, आपने किस सिस्टम के तहत काम करना है, उसके हिसाब से एंट्री पास की जाएगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड वाज 1320 एज एट 31 नवंबर 22। इन्वेंट्री हैविंग कॉस्ट 175 इज डैमेज्ड एंड कैन ओनली बी सोल्ड फॉर 160 एंड इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यू एट कॉस्ट। कहता है कॉस्ट हमारी 1320 है जो फिजिकल मेरे पास मौजूद है, इन्वेंट्री जो कि 175 की कॉस्ट है ये डैमेज हुई हुई है, और ये सिर्फ 160 में बिक सकती है। जबकि ऊपर जो कॉस्ट दी गई है उसमें 175 के ऊपर लिखा गया है, तो इसका मतलब है 175 से 160 पर गिराना है, 15 की एडजस्टमेंट होनी है। 1320 में से 15 लेस कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1305। इसके साथ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास कर दो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट नहीं, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। 1305, ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी और कहानी खत्म हो जाएगी।
ये भी आसान सी एडजस्टमेंट थी उससे अगले सवाल में। 18 नंबर सवाल में दी नहीं हुई। 19 नंबर सवाल में क्लोजिंग स्टॉक एंड ट्रेड वाज वैल्यूड एट दिस, ये भी डायरेक्टली वैल्यू दे दी गई है। 20 नंबर सवाल में मैंने तो इससे कई मुश्किल सवाल दिए हुए पास पेपर्स वाले। इसको तो हमने वैसे पहले दिन डिस्कस कर दिया था, सबसे औखी एडजस्टमेंट इसी में थी। समहाउ यहाँ पर ये आ रही है दोबारा से। Inventory at 322 was measured at cost 3110. It included inventory costing 310 was shop sold and can be sold at 70% of normal sale price after incurring 15% expenses. Normal sale price is cost plus 20%. वंस अगेन मार्कअप मार्जिन लग रहा है और 3110 टोटल थी, इसमें से 310 लेस करने थे और बाकी का बैलेंसिंग हमारी आ जानी थी 2800। इस 310 के अगेंस्ट नॉर्मल सेल प्राइस मालूम करनी थी, मार्कअप मार्जिन का फार्मूला लगाना था कॉस्ट प्लस 20%। नॉर्मल सेल प्राइस पहले मालूम करनी है, फिर उसका 70% ले लेना है। तो नॉर्मल सेल प्राइस 310 इंटू 1.2 372 आया, उसका 70% लिया, उसमें से 15 लेस किया तो हमारे पास एनआरवी आ गई। अब उस एनआरवी का कंपैरिजन किया, 245 थी एनआरवी, कंपैरिजन करेंगे 310 से 245 पर गिराना है, मींस 55 की एडजस्टमेंट हो जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक मेरा 3045 हो जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक 3045 आ गया। और दूसरी चीज थी ये 3110 माइनस 65 3045। तो इन्वेंट्री की जितनी एडजस्टमेंट्स इस में मौजूद थी इस प्रैक्टिस मटेरियल में, वो तो मैंने सारी की सारी डिस्कस कर दी हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? जी जी, नेक्स्ट जनाब बैंक लोन वाली एडजस्टमेंट्स। यहाँ पर इन्वेंट्री में कोई एडजस्टमेंट हो आप करें, जोन सी भी एडजस्टमेंट हो वो शेयर कर दें ग्रुप में, ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन हो सकती है। छुट्टी बेटा ये तो हुकूमत ही बताएगी या वो बताएगा कब छुट्टी होनी है आपकी, क्योंकि नाम आपने बड़ा प्यारा लिखा हुआ है। यस यू कैन गो। 1 मिनट बच्चों, जस्ट वेट अ मिनट। मैं जो लिंक की कहानी आपने कह दी है उसके लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा मुझे।
अच्छा, तो एक फरमाइश आई हुई है लोन से रिलेटेड, तो मैं लोन की एडजस्टमेंट कर दूं। ग्रुप का लिंक मैं अपने स्टेटस पे लगा दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। लोन की एडजस्टमेंट 20 नंबर सवाल में से देखते हैं, नहीं तो मैं जुबानी वैसे आपको बता दूंगा। दो सिचुएशन पहले मैं जुबानी डिस्कस कर दूं लोन से रिलेटेड, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। अच्छा बच्चों, मैसेजेस से बाहर निकल के पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर देख लेंगे। बाद में लड़ाई कर लीजिएगा जाके। लोन्स, लोन की एडजस्टमेंट नॉर्मली कुछ इस तरीके से कहानी होती है, आपको लिखा हुआ मिलता है 14% लोन, और ट्रायल बैलेंस में आपको इसकी वैल्यू मिली से 2,50,000। आपको कहा गया सिचुएशन 1, आपको कहा गया लोन वाज obtained on 1 मार्च 2023, और ये था ट्रायल बैलेंस ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23 का। 1 मार्च 23 को कहा गया, और कहा गया इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऑन 31 अगस्त एंड 28 फेब। लोन इज repayable in 5 equal annual installments starting from next year। अगले साल से। अब ये एडजस्टमेंट है, आपने बनाना है सबसे पहले अपना टाइमलाइन। ये आपकी आ गई 31 दिसंबर 23। यहां से खड़े होकर अगले एक साल के अंदर अगर कोई पेमेंट आ रही है तो ये बनेगी करंट लायबिलिटी, और उससे अगले सालों में जो होगी ये होगी नॉन करंट लायबिलिटी। अब यहां पर आपने लिया लोन, 1 मार्च 23 को आपने लिया लोन 250 का। अब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होना है, इट मींस हर साल 50, तो एक यहां पर पे होगा 50, एक उससे अगले साल पे होगा 50, फिर एक उससे अगले साल होगा 50, एंड सो ऑन। टोटल बाकी का 200 जो होगा ये हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी, और एक जो नेक्स्ट ईयर में है ये बनेगी करंट लायबिलिटी। अब ट्रायल बैलेंस में आपके पास दिया होगा, और आपने लेना है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर
लॉन्ग टर्म लोन की ऑप्शन जो आ रही होगी उसके अंदर ऐसे लिखा जाएगा। और करंट लायबिलिटी के अंदर आपके पास आ रहा होगा करंट पोर्शन या करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो आपकी जो पहली एडजस्टमेंट है 50 यहां से आप माइनस कर देंगे और 50 यहां पर प्लस कर देंगे लाइन आइटम्स के तहत डील करते हुए। यह हो गई इसकी पहली एडजस्टमेंट कि लोन को कैसे करंट और नॉन करंट में शिफ्ट करना है। अगली चीज है इसी से रिलेटेड इंटरेस्ट की कहानी। हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे करते हैं, इसका मतलब है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक का रेंट, अगस्त तक का इंटरेस्ट पे हो गया होगा। जो इंटरेस्ट होगा इस पीरियड का, हमारे साल का सितंबर से लेकर दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने, ये पे नहीं होगा। इसकी आपने बनानी होगी एक्रूअल। कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी? 250 लोन की वैल्यू है, इसके ऊपर 14% जो रेट है वो लगाएंगे, और 4 महीने का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है जिसकी आपने एंट्री पास करनी है। 250 जरा 0.14 इंटू 4/12, 11.6666। इसकी आपने एंट्री पास करनी है और एंट्री हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट एक्रूड या इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 11.66। ये अब करंट लायबिलिटी के अंदर एक आइटम होगी इंटरेस्ट एक्रूड 11.66, एक यहां पर आएगा, और एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जोन सी भी ट्रायल बैलेंस की वैल्यू होगी उसके अंदर ऐड हो जाएगी 11.66। दिस इज हाउ you will make the adjustment of loan along with the current portion and along with interest payable। अच्छा जी, दो क्वेश्चन आए। एक के फाइनेंशियल पोजीशन में 200 की वैल्यू जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन में टोटल 250 ही जा रही है वैल्यू। 200 यहां पर बन जाएगी, 50 यहां पर आ जाएगी। दो हिस्से हो जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन के, एक उसका जो वो वाला हिस्सा जो अगले साल में पे होना है, और एक वो वाला हिस्सा जो उनसे अगले सालों में पे होना है। तो टोटल हो गया 250। एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। अगली चीज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? इसके अंदर दो किस्म के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक होता है इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक इसमें नॉर्मली होते हैं बैंक चार्जेस। बैंक से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोले जाते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस भी बोलते हैं उसे। ये होगी लोन की कहानी पहली।
एक और कहानी हो सकती है जो कि बहुत सिंपल हो, जिसमें सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट की कहानी हो और आपका लोन की कोई लंबी चौड़ी कहानी ना हो। मींस लोन 4 साल बाद पे होना है, मींस सारा का सारा लॉन्ग टर्म लोन है, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट की कहानी होगी कि इंटरेस्ट कब कब पे करना है। जी बात समझ लग गई बच्चों? बच्चों काइंडली जिसे कहते हैं ना फजूल किस्म के मैसेजेस से परहेज करें काइंडली। जो स्टडी रिलेटेड क्यूरीज है ना सिर्फ वही डिस्कस करें तो बेहतर है। खाम खाम में फायदा कोई नहीं है एक दूसरे से लड़ाई करते रहने का। ऐसे किसी को बुरा लगेगा, वो खाम खाम में उसकी दिल आजारी होगी, हमें खाम खाम में पकड़ होगी, फायदा कोई नहीं। जी क्वेश्चन आया है सर, कॉस्ट में क्या हम लोग ओवरहेड्स ऐड करते हैं, और अगर करते हैं तो कौन कौन से ओवरहेड्स ऐड करते हैं और कौन से एक्सक्लूड करते हैं? तो इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग का जो है एक चूली दामन का साथ है, मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री की कॉस्ट जो होती है इसके अंदर चीजें जो आती हैं वो आती हैं आपकी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला लें तो ये बन जाता है प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है फैक्ट्री की कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके अंदर आप ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का, ओपनिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी का ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी का लेस करते हैं, तो आपके पास चीज बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें आप ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड लेस करते हैं, तो आपकी चीज बन जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कहानी मेजरली यही है कि फैक्ट्री ओवरहेड सारे के सारे ऐड किए जाते हैं जोन जोन से भी गिवन किए हों फैक्ट्री से रिलेटेड। जी क्यूरी सॉल्व या कोई और भी है? चलें, आज हमने काफी जिसे कहते हैं ना इन्वेंट्री के ऊपर काम कर लिया है। मजीद अगर आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आए लाइक एमसीक्यूज करते हुए तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में डिस्कशन हो जाएगी। मेरा स्टेटस चेक कर लीजिएगा, मैं ऑब्वियसली सबके नेम मेरे मोबाइल में तो सेव नहीं होंगे,
तो शायद स्टेटस नज़र ना आए, तो उस मामले में फिर अगर आज कांटेक्ट ना हो सका तो कल आप आके यहाँ से मैं लॉगिन कर दूंगा, यहीं से ही आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा जिस जिसको ज़रूरत होगी। जिसको नहीं ज़रूरत है नो टेंशन। तो टाइम काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है, छुट्टी करते हैं। फाइनल काउंट की विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री काफ़ी डिस्कशन हो गई, कुछ आपकी फाइनल काउंट की विद रिस्पेक्ट टू लोन डिस्कशन हो गई। इंशाल्लाह कल कोई और चैप्टर पिक करेंगे, लाइक डेप्रिसिएशन एक अच्छा चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं मेरे पास जो आप लोग बहुत लंबे तरीके से काम करते हैं, उसके बहुत शॉर्ट शॉर्ट तरीके मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन कल कल तो नहीं, कल सैटरडे है, कल सैटरडे को क्लास नहीं होगी, आई एम बिजी समवेयर, मुझे कहीं पे जाना है। तो कल क्लास नहीं करूँगा मैं, कोशिश करेंगे अगर संडे को टाइम मिल गया तो संडे को करूँगा, अदरवाइज मंडे से ऑनवर्ड हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और फाइनल काउंट का सवाल से रिलेटेड सारी बातें फाइनल काउंट के पर्सपेक्टिव प्लस पूरे का पूरा चैप्टर की डिस्कशन इंशाल्लाह होगी। कुछ मुश्किल मुश्किल से क्वेश्चंस हम ये जो नई स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस आए हैं उनमें से भी कोशिश करेंगे कोई इक्का दुक्का मुश्किल क्वेश्चंस वो भी डिस्कस कर दूं मैं। थैंक यू, दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।